हेलो एवरीवन। तो आज मैंने 3 सीरीज स्टार्ट की है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स आईपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए जो है ये 3 सीरीज स्टार्ट की है और इसमें जो मेरा मोस्टली फोकस रहेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप स्पीड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें जो आपको क्वेश्चन है उसको फास्ट सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि आपके पास टाइम क्या रहता है, कम रहता है। तो इसमें हम लोग फोकस करेंगे स्पीड और एक्यूरेसी। जितने भी क्वेश्चन है, जितने तरह के क्वेश्चन है, सबको स्पीड में सॉल्व करने का क्या अप्रोच होता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रीलिम सीरीज में। ठीक है, तो गाइज जो मेरी पहली प्रीलिम सीरीज है वो है डीआई सीरीज है, जिसकी पहली वीडियो आ चुकी है, उसको आप देख सकते हो। तो और जो सेकेंड मेरी सीरीज है वो है कैसलेट सीरीज, जितने तरह की कैसलेट आपको एसबीआई पीओ 2026 आईपीएस पीओ 2026 के प्री में पूछे जा सकते हैं, उस सारे एग्जाम रेलिवेंट कैसलेट के जितने मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। एग्जाम के पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूंगा जिससे रियल एग्जाम में कैसलेट इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो है अरिथमेटिक क्वेश्चन, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए भी एक सीरीज है। ठीक है, तो 3 सीरीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको तो पता है एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ में इसी के जो है नियरली 80% क्वेश्चन, इवन मोर देन 80% क्वेश्चन इसी तीनों के रहने वाले हैं, हायर चांसेस है। ठीक है, तो गाइज इसमें जो है आज अभी वाला जो वीडियो है ये आपका अरिथमेटिक क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है, और जिसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन एग्जाम रेलिवेंट रहने वाले। ठीक है, जो एग्जाम में आपको बिल्कुल पूछे जाएंगे, खूबसूरत कंसेप्चुअल और कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन रहेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, मॉडरेट लेवल रहेगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होने वाले रहेंगे। ठीक है, तो गाइज चलो आप अभी जो है अरिथमेटिक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन मेरा सिंपल इंटरेस्ट पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, इसको कुछ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब क्या है गाइस, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम आपको कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ हो, तो 10 प्लस क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दोनों एग्जाम में। तो इतना मतलब 1/3 क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के रहेंगे। तो बहुत बच्चों का इसमें क्या होता है, स्पीड कम होता है, तो जनरली वो 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। तो मेरे अप्रोच के बाद जो है आप मिनिमम 8 क्वेश्चन तो जरूर अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, इवन 10/10 भी अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि मैं आपको सही अप्रोच बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हम लोग सॉल्व करते हैं, सभी सॉल्व करते हैं, लेकिन सही अप्रोच से सॉल्व करना वो अलग चीज होता है। सही अप्रोच क्या होता है, क्वेश्चन को कंसेप्चुअली सॉल्व करना और स्मार्ट ट्रिक्स जो होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होते हैं डिफरेंट टॉपिक के, तो उस ट्रिक्स को भी हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो गाइस चलो अब इस अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के सीरीज के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ए मैन इन्वेस्टेड P+800 इन ए स्कीम। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इतना वो इन्वेस्ट करता है। तो स्कीम में क्या है भाई, 15% सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 4 ईयर। ठीक है, एंड रिसीव P-320 एज इंटरेस्ट। तो इसमें जो है उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, P-320। तो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यहाँ कितना है वो लगा रहा है स्कीम में पैसा, P+800 लगा रहा है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 15% सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, और टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 4 ईयर। ठीक है, डिवाइड बाई 100। देख लो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका कैलकुलेशन का थोड़ा स्मार्ट ट्रिक बताता हूँ। 15 चौके 60 हो गया, तो ये 20 × 60, 20 × 25 100 हो गया, डायरेक्ट कर दो। अब 5P माइनस ये कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, ये 3P+2400 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से P का वैल्यू निकाल लेते, तो 2P मेरा कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। यानी P का जो वैल्यू है यहाँ से मुझे कितना पता चल गया, 2000 है। ठीक है, तो अब जो है हमको ये पता चल गया P का वैल्यू 2000 है। तो क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। तो इसका मतलब जो है पहला जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, पहला इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट जो पहला वाला है P-320 है ना, तो इसका तो वैल्यू निकल जाएगा। यानी 2000 में से 320 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 1680 हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, 1680 हो जाएगा ना, ये 1680 हो गया। तो पहला वाला इंटरेस्ट मुझे पता चल गया इतना है। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ द मैन इन्वेस्ट P-100। तो P का वैल्यू हमको 2000 पता है ना, तो 2000 में से 100 गया तो कितना हो गया, 1900 रुपया है। तो 1900 रुपया को वो आदमी अनदर स्कीम में इन्वेस्ट करता है जिसमें 8% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, 8% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। तो इस केस में इसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, चलो SI2 लिख लेते हैं। ठीक है, देखो प्रिंसिपल 1900 है, रेट जो है 8 है, 8% का है पर एनम, और 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा,
देखो 8 चौके 32 गुना 19 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो फटाफट, 2 18 का 8 हाथ में 288 और ये 32 हो गया, तो ये कितना हो गया 608 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेकंड मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 608 रुपया आ गया। ठीक है, 608, तो इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट डिफरेंस इन रुपीज, तो इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। तो देखो एक जो मेरा डिफरेंस है 1680 है और दूसरा इंटरेस्ट कितना है 608 है, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इस दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1072, इतना ही हो जाएगा ना। तो यही पूछ रहा था, 1072 विल बी द आंसर। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ए 1072। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग है तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आराम से सॉल्व कर लोगे, चाहे अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में कितना भी ट्विस्ट करके दे दे, लेकिन वो आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आपके कंसेप्ट जो है उस टॉपिक के स्ट्रांग है तो। ठीक है, तो गाइज अभी बहुत सारे और भी खूबसूरत क्वेश्चन है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के, चलो उसको देख लेते हैं। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन, ये आपका जो है पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, पी एंड क्यू स्टार्टेड ए बिजनेस, पी और क्यू है बिजनेस स्टार्ट करता है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है 400 और 700 रेस्पेक्टिवली, मतलब पी 400 रुपये बिजनेस में लगाता है स्टार्ट में और क्यू लगाता है 700 रुपया। ठीक है, तो ये है उसका इन्वेस्टमेंट, तो इसको लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 4 मंथ क्यू इन्वेस्टेड एक्स रुपीज मोर, मतलब 4 महीने तक तो 700 रुपया रहता है, उसके बाद जो है एक्स रुपया और लगा देता है, तो मतलब x+7 इन्वेस्टमेंट हो जाता है बचे हुए 8 महीने के लिए, अगर टोटल 1 साल रहे। ठीक है, इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी इज 9x प्लस 1300 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 13,000 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब जो है प्रॉफिट शेयर पी का हमको दिया है 9x प्लस 1300 रुपया है। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट मतलब पी और क्यू का जो टोटल प्रॉफिट है ये 13,000 है। ठीक है, तो हमको कह रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा निकालने के लिए। ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं सही अप्रोच बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकाल लेंगे पी और क्यू का। मतलब पी ने जो है 400 रुपया इन्वेस्ट किया पूरा 12 महीने के लिए, इसका तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसका इन्वेस्टमेंट 4800 रुपीज है। ठीक है, अब जो क्यू है 700 रुपया पहले 4 महीने पे करता है यानी 2800, अब बचे हुए जो 8 महीने हैं उसमें इतना x+700 कर रहा है, तो ये कितना हो गया 8x+5600 हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ से गाइज देखो कंसेप्ट यहीं से आता है, हमारा प्रॉफिट क्या होता है बिजनेस में, प्रोपोर्शनल टू जितना इन्वेस्ट करता है और इनटू जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमको क्या दिया गया है, पी का प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट पता है, मतलब प्रॉफिट जो पी का है और टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट यानी पी प्लस क्यू दोनों का प्रॉफिट, ये कितना हो जाएगा, जितना इन्वेस्टमेंट है पी का और जितना है इन्वेस्टमेंट है पी का, जितना इन्वेस्टमेंट है क्यू का। ठीक है, तो बेसिकली इसमें टाइम भी मल्टीप्लाई है, तो ये भी आप समझ लेना, तो ये अंडरस्टूड पार्ट होना चाहिए कि पी ने जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और क्यू ने जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो यहाँ से जो है कितना है मेरा, जो आपका पी का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कितना है भाई, ये जो है आपको स्टार्ट में पता है 4800 है ना, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, 4800 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा फिर से 4800 प्लस जो है क्यू का कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और कितने इन्वेस्ट किया उसका प्रोडक्ट कितना था भाई, ये था ना, यानी कितना हो गया 8400 प्लस 8x हो जाएगा। तो ये हम लोग कर देंगे, हम लोग को क्या ये दिया गया है ना, पी का जो प्रॉफिट है अब कितना है, ये तो हमको दिया गया है 9x+1300 है, 9x+1300 है टोटल प्रॉफिट। ये जो हम लोग नीचे लिखे हैं ये क्या है आपका टोटल प्रॉफिट, तो ये भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है 13,000 है। ठीक है, तो यहाँ से 13,000 लिख लेते हैं। तो अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू फटाफट निकाल लेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको तो शॉर्ट कर देते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर 6 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर में 8 से चला जाएगा। ठीक है, यानी इसको शॉर्ट करके लिख सकते हो 600 और ये हो जाएगा 84 8 92 132, यानी कितना हो जाएगा आपको 1650 प्लस एक्स आ जाएगा ये। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, इधर 9x+1300 डिवाइडेड बाई 13,000 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से जो x का वैल्यू है आपको 300 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, x का वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है जनरली आप कैसे बोलोगे कि x का वैल्यू क्या चेक करना है, ये कैसे पता चलेगा, तो भाई देखो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में हमको x का वैल्यू खोजना है, तो ये क्या है 200 300 100 290 330, तो इसमें जो राउंड फिगर है पहले जैसे 300 है उसको ले लेना, तो आप इसको रख के देखोगे तो इसमें फिट बैठ जाएगा, जैसे 300 का वैल्यू लिए तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा आपको 600 बटा ये हो जाएगा 1950, और इधर वाला कितना हो जाएगा आपको 27, यानी 4000 बटा ये हो जाएगा 13,000। ठीक है, तो अब देख लेना कि ये फिट मतलब बैठ रहा है कि नहीं, ये 12 से चला जाएगा 5 या 15 39 हो जाएगा, फिर से 4 फिर 13 हो जाएगा,
और ये देखो ये भी 4:13 आ गया ना। तो ये स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट कैलकुलेशन टेक्निक इसी को बोलते हैं कि इस इक्वेशन को बहुत बच्चे क्या करेंगे, सॉल्व करने बैठ जाएंगे। सॉल्व नहीं करना है, रियल एग्जाम में जो प्री में है आपके पास क्या है, टाइम नहीं है। प्री में आपको स्पीड में सॉल्व करना है ना। एक अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में अगर आप 2 से 3 मिनट लगा दोगे या उससे ज्यादा, तो इससे क्या होगा, और क्वेश्चन आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे दूसरे को। तो इसको थोड़ा स्मार्ट टेक्निक यूज करना और हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना। तो जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो देखो एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, जो है बी वाला ऑप्शन 300 वाला करेक्ट हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन दोनों का मिक्सर है, उसका खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है ए मैन हैज एन इनकम ऑफ 1,20,000। एक आदमी का जो इनकम है 1,20,000 है। ही स्पेंड 20% ऑफ द इनकम ऑन एडुकेशन। 20% वो किस पे खर्च कर रहा है, एडुकेशन पे। रिमेनिंग 2B% जो है वो पीएफ पे खर्च कर रहा है। और उसके बाद रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड इन एनआईपीएस एसएसवाई इन द रेशियो 3:5। तो कह रहा है इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन एसएसवाई इज 4200 रुपया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं कोई नहीं, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। तो देखो उसका जो मंथली इनकम कितना है, 1,20,000 है, इसको लिख लिए, ठीक है। अब जो है इसका 20% वो एडुकेशन पे खर्च कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कितना हो गया, उसको बच कितना गया, 80% बच गया, 80/100, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं रिमेनिंग जो है 4200 पे लाना चाहते हैं कि कितना बचा हुआ अमाउंट रह जाता है जो 4200 के इक्वल होगा। तो हम लोग निकाल रहे हैं कितना बचेगा। तो देखो अब जो है 80% बचा है। अब जो रिमेनिंग को वो 2B% को जो है वो पीएफ पे लगा देता है। तो अब कितना बच जाएगा, 100 - 2B बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये कंफ्यूज मत होना। मान लो यहाँ लिखा रहता 30% वो मतलब खर्च करता है पीएफ पे, तो आप क्या लिख देते, फटाफट 70/100 लिख देते ना। क्योंकि कितना सेविंग होगा, बचा हुआ 100 - 30/100, तो उसी को मैंने लिख दिया। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, 2B दिया है, हमको बी का वैल्यू निकालना है, तो इसको लिख दिया। अब कहता है रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड इन एनआईपीएस एंड एसएसवाई। रिमेनिंग को वो एनआईपीएस और एसएसवाई में लगाता है 3:5 के रेशियो में। तो हमको तो मतलब है कि भाई वो एसएसवाई में कितना लगाया, वही से मतलब है ना। तो कितना लगाया एसएसवाई में, 5/8 लगाया, ठीक है। अब यही तो इक्वल है 4200 के। क्योंकि भाई जितना बचत है उसका, जब तक वो एसएसवाई में आता है तब तक उसके पास कितना बच जाता है, इतना बच जाता है। तो यही तो 4200 के इक्वल है, ठीक है। तो गाइज इसको सॉल्व कर लेते। देखो एक दो, ये 4 जीरो जो है ये 4 जीरो से चला गया, ठीक है। अब जो है ये 8 से 10 चला गया। तो अब ऊपर में कितना हो गया, 120 पचे 600 हो गया। 600 इंटू 100 - 2B है, ये कितने के बराबर आ गया, 4200 के, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना खूबसूरत 7 चला गया, ठीक है। तो यहाँ जो है 2B कितना हो जाएगा मेरा, 93 हो जाएगा। मतलब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 46.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। तो हमको बी का ही तो वैल्यू बोल रहा था क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी 46.5% विल बी द आंसर। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का खूबसूरत तरीका होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अब वो 20% निकाल रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं, फिर वो बचे हुए से निकाल रहे हैं। ये डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यही परसेंटेज का कॉन्सेप्ट का खूबसूरती है। जिनको पता होगा ये कॉन्सेप्ट, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, डायरेक्ट वो इक्वेशन बनाएंगे और बी का वैल्यू फटाफट निकाल के रख देंगे, ठीक है। तो चलो गाइस अब मूव ऑन करते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स के, उसको देख लेते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क में। देखो इसमें कह रहा है ए एंड बी टुगेदर टेक 2 days लेस टू कंप्लीट ए वर्क देन दैट ऑफ बी। मतलब ए और बी जितना मिल के काम करता है तो उसको कितना दिन लगता है, जितना भी बी को लगता है उससे 2 दिन कम लगता है, ठीक है। ये हमको पता है, तो इसको लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, बी कंप्लीट्स 50% ऑफ वर्क इन 10 days। वाह वाह वाह, बी जो है 50% काम कर लेता है। ये तो हमको बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। 50% काम को वो 10 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो मतलब बी अकेले जो है टोटल 100% वर्क को कितने दिन में कर लेगा, मतलब दुगुना को 20 दिन में कर लेगा। अब ये पता चल गया, तब हमको पता चल जाएगा ना ए प्लस बी कितने दिन में काम कर लेगा भाई। जितना दिन में बी करता है उससे 2 दिन कम लेता है, यानी 18 डेज में कर लेगा। अब कितना खूबसूरत, हमको पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाई ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो ए अकेले कितने टाइम में वर्क करेगा ये पूछ रहा है, जब बी अकेले 20 दिन में कर लेता है, दोनों ए प्लस बी 18 दिन में कर लेता है। तो बहुत बच्चे अब वो इसको मैं बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ कि ए और बी कितना लेता है। ये क्या होता है, ये होता है जितना दोनों का टाइम होता है, जितना अकेले अकेले दोनों टाइम लेता है, जितना ए लेता है टाइम, ठीक है, और जितना बी लेता है उसका प्रोडक्ट होता है, और नीचे दोनों का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। ये तो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 2 नमा 18 10 हो गया, यानी 9a + 180 कितना हो गया आपको,
ये हो गया 10A हो गया, यानी जो है ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, तो 180 डेज में जो है आपका ए अकेले काम फिनिश कर लेगा। तो देखो, जब मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया, ए अगर x दिन में काम फिनिश करता है, बी अगर y डेज में काम फिनिश करता है, ठीक है, तो a प्लस बी जो है कितने दिन में काम फिनिश करेगा, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो इस केस में मेरा a प्लस वाई का पता था, ठीक है, और b का पता था y। तो हम लोग क्या किए, x का वैल्यू निकाल लिए। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको मैंने हमेशा बोला याद रखने, इससे आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करके बना सकते हो। ठीक है, तो हमको ए कितने दिन में अकेले काम फिनिश कर लेगा भाई, 180 डेज, बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में, जो इसके कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स हो, आईपीएस पीओ प्रीलिम हो, आरआरबी पीओ या बैंक क्लर्क का एग्जाम हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए टेबल एंड ए चेयर इज 140 एंड 110 रुपया रिस्पेक्टिवली। मतलब कॉस्ट प्राइस जो टेबल का है कितना है भाई, 140 रुपया है, इसको लिख लिया। कॉस्ट प्राइस जो आपका चेयर का है वो कितना है, वो दिया है 110 रुपया है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल एंड द चेयर इज सेम। अब मार्क प्राइस जो टेबल का है वही चेयर का है। ठीक है, मार्क प्राइस वही चेयर का है, वो दोनों सेम है, तो हमको इसको मान लेते हैं 100x है। और हमेशा मैंने बोला है 100x लेने, ताकि कैलकुलेशन ईजी रहता है। ठीक है, एंड द डिस्काउंट अलाउड ऑन द टेबल एंड द चेयर इज 20% एंड 30%। वाह वाह वाह, अब मुझको टेबल और चेयर पे डिस्काउंट भी पता है। टेबल पे कितना डिस्काउंट है भाई, टेबल पे जो है 20% का डिस्काउंट है, और चेयर पे कितना है, 30% का डिस्काउंट है। मतलब जो सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, आप तो ऐसे ही बोल दोगे कि ये 80x हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर कितना हो जाएगा, 70x हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ द ओवरऑल प्रॉफिट इज 20%। अब ओवरऑल प्रॉफिट मतलब जो है दोनों चेयर और टेबल बेचने पर ओवरऑल प्रॉफिट 20% हो रहा है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 20% हो रहा है, तो कह रहा है फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द चेयर। मतलब चेयर टेबल दोनों का इक्वल है, तो 100x हमको निकालना है बेसिकली क्या होगा। तो गाइज देखो, टोटल जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस जो है टोटल कितना है, टेबल और चेयर दोनों मिला के, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 140 और 110 है, यानी 250 रुपया, इसको लिख लेते हैं। अब जो है मेरा सेलिंग प्राइस क्या है टोटल, मतलब चेयर और टेबल दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है भाई टोटल, तो ये है 80x प्लस 70x यानी 150x है। ठीक है, तो अब हमको ओवरऑल टोटल प्रॉफिट पता है, तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। प्रॉफिट जो है ये क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो देखो, ये 5 हो गया, ये 50 हो गया। ठीक है, यानी 150x कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यानी जो x का वैल्यू है मेरा 2 आ जाएगा। अब x का वैल्यू पता चल गया, तो मार्क प्राइस जो है चेयर का पता नहीं चल जाएगा। देखो 100x है तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2 200 हो जाएगा। तो मार्क प्राइस ऑफ द चेयर 200 रुपया विल बी द आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, 200D विल बी द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये पार्टनरशिप पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस, ए और बी क्या करता है, साथ में बिजनेस स्टार्ट करता है भाई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज ₹2000 मोर देन दैट ऑफ बी। तो अगर बी का इन्वेस्टमेंट मान लो वाई रुपीज है, तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना होता है, इससे 2000 रुपया ज्यादा है, यानी वाई प्लस 2000 रुपीज है। ठीक है, ये ए का इन्वेस्टमेंट है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए इन्वेस्टमेंट फॉर 8 मंथ, ए जो है 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, 8 मंथ के लिए कर रहा है। एंड बी इन्वेस्टमेंट फॉर ए ईयर, बी जो है पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो कह रहा है इफ एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज 6800, ईयर के एंड में जो टोटल प्रॉफिट है ए एंड बी का कितना है, 6800 रुपीज है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। तो बी का जो इन्वेस्टमेंट है यानी वाई का वैल्यू हमको निकालना है क्या होगा। तो इसमें नोट में भी दिया है द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 16x। मतलब ए का जो प्रॉफिट शेयर है वो 16x है। अब यहाँ पे x क्या है भाई, तो कह रहा है वेयर एक्स स्क्वायर प्लस 410 इजिकल टू 40 410। मतलब जो आपका क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 410, ये किसके बराबर दिया गया है, 40 410 के। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 40,000 आ जाएगा। देख रहे हो कितना सिंपल आ गया, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मतलब जो है प्रॉफिट ए का कितना है, 16x, यानी कितना हो जाएगा, 3200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट जब ए का 3200 हो गया,
तो बी का कितना हो जाएगा, टोटल 6800 है, तो यानी बी का कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब हमको इन्वेस्टमेंट पता है कितना है, टाइम कितना पता है कि ए बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और प्रॉफिट पता है। तो अब क्या होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाएगा ए और बी का कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, जितने टाइम के लिए ए, जितना इन्वेस्टमेंट ए ने किया और जितने टाइम के लिए किया उसका प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय जितने टाइम के लिए बी ने इन्वेस्ट किया और जितना इन्वेस्ट किया उसका प्रोडक्ट, ये हो जाएगा ना। तो अब जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए और बी का प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा, 3200/3600, यानी 32/36 हो गया। ठीक है, और ये जो है इन्वेस्टमेंट का क्या है, ए का इन्वेस्टमेंट वाई प्लस 2000 है, और कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, 8 महीने के लिए। और बी जो है वाई अमाउंट इन्वेस्ट करता है पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है, तो अब हमको वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये जो है इसको करो 16 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 8 32, 4 9 36 हो गया। ठीक है, 3 3 9, 3 चौके 12 हो गया, ये 2 से चला गया और फिर ये 4 से चला गया। ठीक है, यानी यहाँ से 3y प्लस 6000 मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 6000 आ गया। मतलब जो है मेरा b का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 6000 रुपीज था। ठीक है, तो यही पूछ रहा है ना, b का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिक्सर एलिगेशन है। तो गाइज आपका जो मिक्सर एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम इस पे जरूर आते हैं, और इसका जो मेंस में है कैसलेट के क्वेश्चन भी इस पे आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिक्सर एलिगेशन का मैंने वन शॉट में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। अगर आपके इसके रूल क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस वीडियो को देख लेना, उस पर मैंने लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है वेसल कंटेन 60 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक वेसल है आपका, तो वेसल में क्या है भाई, मिल्क और वाटर है। तो 60 लीटर है ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो उसमें मिल्क एंड वाटर कितना है भाई, ये पता करना है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 3 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब जो मिल्क है, कितना मिल्क है, जितना वाटर है उसका 3 टाइम है, यानी मिल्क बाई वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, 3:1 है और ये 60 लीटर है टोटल, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 15, यानी ये 45 लीटर हो जाएगा और ये 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मिल्क स्टार्ट में कितना था, 45 लीटर, और वाटर 15 लीटर। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, नाउ 8 लीटर ऑफ मिक्सचर आर टेकन आउट। अब इससे जो है 8 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है। ठीक है, जब 8 लीटर निकाला जाता है, रेशियो 3:1 है। ठीक है, तो यानी जो है क्या हो गया, इसका 6 लीटर निकाला गया और इसका 2 लीटर निकाला गया, क्योंकि इसी प्रोपोर्शन में निकलेगा ना 8 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा, अब 39 लीटर बच गया मिल्क और 13 लीटर बच गया आपका वाटर। आगे क्या कह रहा है, पी लीटर ऑफ मिल्क एंड क्यू लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू द मिक्सचर। अब इसमें जो है पी लीटर क्या किया जाता है, मिल्क का, और क्यू लीटर वाटर का ऐड किया जाता है। ठीक है, तो अब जो है कह रहा है रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 9:5। तो मिल्क कितना हो गया, मिल्क जो है आपका 39 प्लस पी हो गया, और वाटर कितना हो गया, 13 प्लस क्यू हो गया। तो ये कह रहा है रेशियो मिल्क इज टू वाटर का 9:5 हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है अभी ये हम लोग लिख लेते हैं। आगे कह रहा है इफ द सम ऑफ पी एंड क्यू इज 18 लीटर। अब पी एंड क्यू का सम भी हमको दिया है, कह रहा है 18 लीटर है, इसको भी लिख लेते हैं। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो कह रहा है पी का वैल्यू क्या होगा। तो कितना इजी बन गया, अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो पी का वैल्यू फटा निकल जाएगा आराम से। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। कितना लिख सकते हैं, 117 प्लस 9 क्यू कितना हो जाएगा, 95 45 5 195 प्लस 5 पी हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इसमें को हम क्या लिख सकते हैं, 9 क्यू माइनस 5 पी कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 80, 20 75 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा ना। तो एक इक्वेशन ये हो गया। अब हमको पी का वैल्यू चाहिए, तो हमको क्यू एलिमिनेट करना है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9p प्लस 9q इजकल टू कितना हो जाएगा, नॉट 162 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 14p आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2284 हो जाएगा, यानी p का जो वैल्यू है 6 आ गया। तो p का वैल्यू ही चाहिए था ना हमको, क्या होगा, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, b विल बी द आंसर। तो बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसी तरह के मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स आईपीएस पीओ प्रीलिम्स से इतना ही लेवल रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हो तो रियल एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा मिक्सर एंड एलिगेशन का। तो गाइज अब क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन का अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है द साइड ऑफ ए क्यूब इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का बड़ा भाई है क्या, क्यूब है। ठीक है, ये आपका क्यूब है।
तो क्यूब बेसिकली क्या होता है, अगर क्यूब को आप कट कर दोगे तो बेसिकली स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो स्क्वायर का कॉम्बिनेशन ही तो क्यूब होता है, 3D में क्यूब होता है। तो ये आपका स्क्वायर है, ये क्यूब है। तो इसमें कह रहा है द साइड ऑफ ए क्यूब इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर मान लो ए है, तो साइड ऑफ द क्यूब कितना है, ए प्लस 4 सेंटीमीटर है, बोल रहा है ऐसा, ठीक है। आगे क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब जो है क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत बच्चे कंसेप्ट जो मेरा नहीं देखे होंगे मेंसुरेशन का, वो तो कंफ्यूज होंगे। लेकिन मैंने मेंसुरेशन के 2D 3D फिगर जितने होते हैं सबका मैंने एरिया वॉल्यूम सब बता के रखा है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है भाई क्यूब का, चलो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझा देता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो बॉटम वाला एरिया और टॉप वाले एरिया को छोड़ के बाकी जो एरिया है, मतलब आमने सामने वाले का, जैसे मान लो आप घर में रहते हो, ठीक है, तो आमने सामने का जो दीवार है वही जो है आपका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ऊपर नीचे वाले को छोड़ के टॉप एंड बॉटम, तो जो आपका पूरा क्यूब है उसका एक जो क्यूब है उसका एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 भाग का एरिया कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर, दीवार के आमने सामने का, ऊपर नीचे छोड़ दो तो वही आपका लेटरल सरफेस एरिया है। 4A स्क्वायर होता है, मतलब जो क्या होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे साइड क्यूब का क्या है भाई, A+4 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा A+4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो गाइज अब देखो क्या हमको कह रहा है क्वेश्चन में, कि रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर तो ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ये दिया है 9:1, मतलब लेटरल सरफेस एरिया आपको हो गया 4A+4 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये दिया है 9:1, ठीक है। तो हमको कह रहा है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है जितना साइड होता है उसका होल क्यूब होता है, यानी A+4 का होल क्यूब हमको निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो गाइज अब देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। रुक जाओ भाई, इसको स्मार्ट कैलकुलेशन करना है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो स्मार्ट टेक्निक बताऊंगा। तो देखो ये क्या है, A+4 का स्क्वायर जो है डिवाइड बाई ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ना 9:4, 4 को उधर भेज दो। इसीलिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+4 डिवाइडेड बाई ए को क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर रूट हो जाएगा 9/4, वो 3/2 होगा, और प्लस आएगा ऑब्वियसली क्योंकि साइड प्लस में ही होगा ना, तो यानी 2A+8 मेरा कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा। इसीलिए ए का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देख रहे हो, स्मार्ट टेक्निक यूज करो थोड़ा। तो ए का वैल्यू 8 आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अब कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब। अब बच्चे कैलकुलेशन करेंगे, ये क्यूब तो आपको याद रहना चाहिए, 1728 होता है क्यूब, मैंने बोला है कम से कम 20 तक तो याद होना चाहिए। तो यानी 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं गाइस ट्रेन का क्वेश्चन है। तो ट्रेन्स का जो क्वेश्चन है आजकल प्रीलिम्स प्रीलिम्स में जरूर आ रहा है, तो ट्रेन्स भी बहुत बच्चे स्किप करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेना बहुत इजी है। ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपने कंसेप्ट वाले वीडियो में। रिलेटिव स्पीड, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में रहती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तब कैसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। जब प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है, पोल या पर्सन को क्रॉस करती है, तब कितने टाइम में क्रॉस करती है, उसको कैसे निकालते हैं। तो बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं कहूँगा ट्रेन्स के कॉन्सेप्ट कर लेना, इसके क्वेश्चन प्री मेंस दोनों में इजी आते हैं। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है द टाइम टेकन बाई ट्रेन क्यू to cross a 120-meter long platform is 3 seconds less than the time taken by train P to cross the same platform। तो गाइज यहाँ पे आपका दो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन क्यू है और ट्रेन पी है, ठीक है, दो ट्रेन है और दोनों प्लेटफॉर्म को पास करती है, और दोनों दोनों जितना टाइम लेती है उसका डिफरेंस 3 सेकेंड है। मतलब क्यू कितना टाइम लेगी, जितना इसका लेंथ है ट्रेन क्यू का, और प्लेटफॉर्म का कितना लेंथ है वो तो 120 मीटर दिया गया, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन क्यू, ठीक है। और पी का कितना टाइम लेगी भाई, जितना ट्रेन पी का लेंथ है और जितना प्लेटफॉर्म तो सेम प्लेटफॉर्म है तो 120 हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन पी। अब जो है ये 3 सेकेंड जितना पी लेती है उससे 3 सेकेंड कम ले रही है क्यू, तो इसको -3 कर देते हैं, ठीक है, इतना तो समझ गए आप। अब देखो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन पी टू क्यू इज 3:2, मतलब पी और क्यू जो स्पीड है ट्रेन का रेशियो 3:2 है, ठीक है। तो ये मान लो 3A है तो ये 2A है, चलो ठीक है। तो अब देखो हमको कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन क्यू, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्यू क्या होगा ये बोल रहा है, यानी 2A जो है क्या होगा ये बोल रहा है। तो गाइस इसको देखते ही आप बोल दोगे कि इसमें 3 वेरिएबल है, लेंथ ऑफ द ट्रेन क्यू, लेंथ ऑफ द ट्रेन पी, और वी क्यू वी पी।
अगर आप चलो इसको अगर एक में लिख भी लिए एक के टर्म में, तब भी तो 3 वेरिएबल रहेगा और इक्वेशन तो मेरा यही है बस। तो मतलब हम लोग तो नहीं निकाल सकते भाई वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन क्यू, और इन्फॉर्मेशन चाहिए था। तो इसका तो सिंपल है, कैंट बी डिटरमाइंड। और जो बच्चे बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं उसको 30 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा कि इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। वो बोलेंगे कैंट बी डिटरमाइंड को ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग बोलेंगे अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में। तो मैं बता दूं, इस बार के जो एसबीआई पीओ 2026 और या आईपीएस पीओ 2026 है, उसमें आपको डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। और ये मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेंस में तो आते ही हैं। लेकिन प्रीलिम्स में जो आपके दो डाटा मतलब दो स्टेटमेंट वाले पूछ सकते हैं, तो डाटा सफिशिएंसी या क्वांटिटी कंपैरिजन हो तो इस क्वेश्चन को आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आजकल थोड़ा पेपर मॉडरेट लेवल आने लगा है, तो इस क्वेश्चन को भी घुसा रहे हैं आप प्रीलिम्स में, ठीक है। तो कोई नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। इसके जो क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में तो इजी होते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेंस की भी बहुत वीडियो मैंने डाली है, एक मैराथन डाला था जिसमें डाटा सफिशिएंसी क्वांटिटी कंपैरिजन प्रीवियस ईयर में जो एसपीआईपीओ मेंस आईपीएसपीओ मेंस में पूछे गए थे, उसको मैंने आपको कराया, तीन तीन स्टेटमेंट वाला कराया, ठीक है। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उसके बाद तो उनको ये दो स्टेट वाला क्वेश्चन ईजी लगेगा। तो देखो इसमें डायरेक्शन पढ़ लो, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर अकम्पनीड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2। दो स्टेटमेंट मेरा दिया गया है। यू हैव टू डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट बाय नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। कह रहा है कौन से स्टेटमेंट से मेरा आंसर निकल जाएगा क्वेश्चन का, वो बताना है। तो देखो रेशियो ऑफ द एज ऑफ पी टू क्यू एंड क्यू टू आर दिया गया है। वाइज क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ पी टू क्यू एंड क्यू टू आर दिया है 4:5 3:2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं पी और क्यू के एज का रेशियो क्या है भाई, 4:5 है, ठीक है। और Q और R के एज का रेशियो कितना है भाई, 3:2 है, ठीक है। अब जिसने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो बोलेगा भाई ये तो मजा आ गया, मुझे PQR का रेशियो पता चल जाएगा एज का। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, नीचे वाला जो होता है इसका जो ऊपर Q सेम है ना, तो इसको हम लोग सेम प्रोपोर्शन में लाते हैं। तो ये कैसे सेम में आएगा, चलो इसमें अगर आप 5 से गुना नीचे कर दो, ऊपर से गुना नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 15/10 हो जाएगा। इसमें आप 3 से ऊपर नीचे गुना कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 12/15। तो अब जो है P 12 है तो Q 15 है, अब जब Q 15 है तो R 10 है, यही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो PQR के एज का रेशियो 12:15:10 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एज ऑफ Q आफ्टर 10 years। तो मान लेते हैं इसका जो एज है 12x 15x और 10x है, तो हमको Q का एज चाहिए भाई, वो भी 10 साल बाद। तो 10 साल बाद इसका अभी करेंट एज 15x है, तो 10 साल के बाद इतना हो जाएगा। तो ये हमको कैसे निकलेगा, यानी x का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई। तो उसके लिए स्टेटमेंट चेक करते हैं भाई। पहला स्टेटमेंट 1 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ R एंड P आफ्टर 10 year इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ P एंड Q आफ्टर 10 years। मतलब जो है P एंड R, अब देखो P एंड R का जो एज का डिफरेंस है कितना है, 2x है। तो आफ्टर 10 years मतलब 2x + 10 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ P एंड Q। तो P एंड Q का कितना है, 3x है। ये है आफ्टर 10 year, तो इससे तो कुछ पता नहीं चला भाई, इससे तो 10 से 10 चला गया। और x का वैल्यू मतलब ये तो कुछ नहीं आया, इससे तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। हमको x का वैल्यू नहीं मिला ना, x का वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकता है। x का वैल्यू जीरो होगा तो क्या, ये तो पी क्यू आर का ये जीरो होगा, इनका ये x शुड नॉट बी, x कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। तो ये तो आपको कॉमन सेंस पता ही है। अब स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं, स्टेटमेंट 1 से तो हमको कुछ नहीं मिला। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एन आर इज 4 year। पी एन आर का जो एज का डिफरेंस है कितना है भाई, इसमें 12x और 10x, यानी 2x जो है ये आपको कह रहा है 4 है, ये आपको कह रहा है 4 year है, तो मतलब x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 है तो q जो है कितना हो जाएगा, 30x + 40, यानी q का एज 40 10 साल बाद 40 साल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इससे तो हमको पता चल गया, मतलब स्टेटमेंट 2 से हमको आंसर निकल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 alone is sufficient to answer the question but statement 1 alone is not sufficient to answer the question, b will be the answer। तो प्री में आपका यही लेवल रहेगा, इससे ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। प्रीलिम्स में जो डाटा सफिशिएंसी के दो स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी रेशियो प्रोपोर्शन एज परसेंटेज इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा रहेगा। हाँ प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी हो सकता है, लेकिन ईजी वाला रहेगा, ठीक है। मेंस जितना तीन स्टेटमेंट वाला नहीं रहेगा।
तो गाइस डाटा सफिशिएंसी का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। और होपफुली आपके जो है डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, उसका मैराथन वीडियो भी डाला था मेंस का। तो होपफुली इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट वाला है और थोड़ा कंसेप्चुअल खूबसूरत क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको बनाने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो इसका मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये आपका एवरेज पे बेस है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है द एवरेज ऑफ एबीसी इज 30। एबीसी का एवरेज जो है 30 है, मतलब एबीसी का सम कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं इसको। अब कह रहा है द एवरेज ऑफ सी डी ई इज 19। सी और डी और ई का जो एवरेज है 19 है, मतलब सी डी ई कितना हो जाएगा, 19 गुना 3 57 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं। आगे कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ ए एन ई इज 23। तो ए और ई का जो एवरेज है यानी 46 हो गया ये। आगे क्या कह रहा है, एंड बी एन ई इज, बी और ई का जो एवरेज है कितना है भाई, ये 24 है, यानी बी प्लस ई कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये भाई अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो बी का वैल्यू क्या होगा। तो गाइज देखो हम लोग देखते हैं, ए बी सी पता है, ठीक है, सी डी ई पता है। अब इतना तीन, एक दो तीन चार पाँच छः, आपका कितना वेरिएबल हो गया, ए बी सी डी ई कितना हो गया, चार वेरिएबल है, पांच वेरिएबल है, ए बी सी डी पांच वेरिएबल है। और देखो ए प्लस ई पता है हमको, तो हम सबको ऐड कर देते हैं इस दोनों इक्वेशन को, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 2c प्लस डी प्लस सी कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। देखते हैं इससे कुछ मेरा गाड़ी आगे बढ़ता है कि नहीं। तो ए प्लस सी पता है हमको 46 है, चलो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जो है बी का वैल्यू जो है 48 माइनस ई आ जाएगा, चलो इसको भी लिख लेते हैं, 2c प्लस डी, ठीक है, 2c प्लस डी। लेकिन मतलब नहीं निकलेगा, पांच वेरिएबल है तो मुझे और इक्वेशन चाहिए था, तब बी का वैल्यू निकलता। बी का वैल्यू निकलने के लिए हमको ई का वैल्यू चाहिए। अब ई का वैल्यू निकलने के लिए हमको थोड़ा और इक्वेशन चाहिए था, ठीक है। तो मतलब कैंट बी डिटरमाइन, सी टिक मार के आगे बढ़ो। इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना कि इतने ज्यादा वेरिएबल है और इक्वेशन कम है, तो मतलब वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है बोट कैन कवर 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2.5 आवर, मतलब बोट का जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है ये दिया गया है, 120 किलोमीटर तय करता है 2.5 आवर में, तो यानी 25 गुना 10 ऊपर कर दो, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 25 दो हो गया, यानी ये कितना हो गया 24, 48 किलोमीटर पर आवर मेरा डाउन स्ट्रीम स्पीड है बोट का, इसको लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, एंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन द रेशियो 7:5। स्पीड ऑफ द बोट जो है और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का क्या रेशियो है, 7:5 है। तो इसको अगर 7x मान लेंगे तो ये 5x हो गया। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है मेरा भाई, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम होता है ना, तो ये 12x होता है। तो देखो मेरा डाउन स्ट्रीम स्पीड तो 48 है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो x का वैल्यू 4 आ गया, तो मतलब बोट का स्पीड कितना हो गया, 28 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर होगा आपको। अब कह रहा है इफ द बोट कैन कवर डी माइनस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7.5 आवर। तो जो अपस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम कितना भाई, D-24 जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है भाई, 7.5 आवर। कितना टाइम लग रहा है भाई, 7.5 आवर। तो ये जो है अपस्ट्रीम वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम वेलोसिटी तो हमको पता चल जाएगा ना, अपस्ट्रीम वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, तो ये तो पता है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये 8 किलोमीटर पर आवर हो गया ना। तो हमको ये इसको 8 के इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से क्या लिख दोगे, D-24 कितना हो जाएगा, ये आपको 8×5 = 60 हो जाएगा। यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 84 आ गया, 84 किलोमीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको मांग क्या रहा है, कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर डी किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो कितना टाइम लगेगा भाई बोट को डी डिस्टेंस 84 किलोमीटर कवर करने में स्टिल वाटर में, तो वेलोसिटी ऑफ बोट से डिवाइड करेंगे तो वो कितना है, 28 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 28, यानी कितना लगेगा, ये आपको 3 घंटे लगेंगे। तो 3 घंटे में बोट जो है 84 किलोमीटर कवर कर लेगा, ठीक है। तो क्या इसमें क्या हो जाए, आंसर हो जाएगा 3 आवर्स, ई विल बी द आंसर। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आपको रियल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज आज का सेशन होपफुली आपने एंजॉय किया गया होगा। ये जो अरिथमेटिक क्वेश्चन मैंने जितने भी आपको कराए, रियल एग्जाम में भी इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। आप लोग जो लेंथी और कैलकुलेटिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उससे अच्छा है जो खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आज आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, आपके दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं आया होगा, ईजी लगा होगा, कंसेप्चुअल लगा होगा। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो इजीली बन गए होंगे, ठीक है। तो रियल एग्जाम में बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं।
जो आपका एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम्स है, उसमें इसी तरह के अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? और आईपीएस पीओ के भी प्रीलिम्स में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? और भी जो बैंकिंग एग्जाम है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बजाय लेंथी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटिव क्वेश्चन के, क्योंकि कंसेप्ट किंग होता है, ठीक है? तो गाइज इस तरह की जो वीडियो है और भी आएगी। अभी तो ये सीरीज की पहली वीडियो है, पार्ट 1 है, अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। और आज से मैंने डीआई सीरीज भी स्टार्ट की, उसकी भी मैंने वीडियो डाली है, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा कैसलेट सीरीज की भी पहली वीडियो आने की आज हायर चांसेस है, ठीक है? तो इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अब तक कर रहे हैं तैयारी, क्योंकि बचे हुए दिन में प्री पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो प्रीलिम्स में भाई आपको क्या चाहिए, मेरी स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए, तो हम लोग स्पीड पे फोकस करेंगे, डीआई कैसलेट अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को फास्ट कैसे सॉल्व कर पाए, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच, क्वेश्चन तो आप बहुत सारे सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब तक सही अप्रोच नहीं यूज करोगे तो क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो लर्न फ्रॉम माई अप्रोच, अपना अप्रोच है, कुछ नया आइडिया वो भी आप बता सकते हो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई अनोखा तरीका आता है जिससे क्वेश्चन फास्ट सॉल्व आए, तो उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का रास्ता जो हमेशा कॉन्सेप्ट से जाता है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट हमेशा किंग होता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में ही आप ट्रिक निकाल सकते हो क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का, जो मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, ठीक है? तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो बहुत सारी वीडियो क्वांट की आने वाली है, फिल्म्स वाली ज्यादा अब आएगी, क्योंकि स्पीड पे फोकस करना है और एक्यूरेसी पे, ठीक है? इसके अलावा मेंस की भी वीडियो मैं डालते रहूंगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि मेंस में अच्छा करने पे मैथ में आपका सिलेक्शन पक्का होना तय है, ठीक है? तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।